दोस्तों 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। ये अधिवेशन बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट था पूरे देश के लिए। कारण था कि इसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। नेहरू रिपोर्ट का मतलब मोतीलाल नेहरू जी से ये कहा गया था कि आप आज़ाद भारत के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें कि उन्हें अंग्रेज़ों का कंट्रोल कितना चाहिए, मतलब कि अंग्रेज़ों से आज़ादी का क्या मतलब है, इसको कानून में पेश करिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो आप हमारे को। क्योंकि साइमन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से सब लोग नाराज़ थे। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और जब ये रिपोर्ट सबमिट हो रही थी तो पूरा का पूरा जो अधिवेशन था वो खचाखच भरा था, सारे मीडिया पर्सन्स थे। और जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट दी तो काफ़ी लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन पीछे की रो से एक लड़का खड़ा हुआ और उसने साफ कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, आपने देश की जनता के साथ गलत किया है, हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं और कृपया आप अपनी रिपोर्ट को चेंज करिए। पूछा गया कि रिपोर्ट में क्या चेंजेस चाहिए, तो उस लड़के ने कहा, उसने कहा कि आपने इसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की है अंग्रेज़ों से, जबकि मैं चाहता हूं कि आप इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ऐड करें और डोमिनियन स्टेटस को इसमें से हटा दें। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज चाहिए। उस लड़के का, जो लड़का उस बात का, मोतीलाल नेहरू का विरोध कर रहा था, उस लड़के का सपोर्ट एक और यंग लड़के ने किया। दूसरे लड़के ने भी ये कहा कि मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस रिपोर्ट में चेंजेस की ज़रूरत है और आप इसमें चेंजेस करिए और डोमिनियन स्टेटस की जगह, डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि ओवरऑल हमारा जो राजा होगा वो इंग्लैंड का ही राजा होगा। यानी जैसे कि कनाडा के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन कंट्रीज़ में चाहे सरकारें अपनी चल रही हैं लेकिन जो राजा है इनका वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो इंग्लैंड का राजा रहा। तो उसी तरह भारत का भी जो राजा होगा वो इंग्लैंड का राजा होगा, लेकिन भारत में सरकार अपनी हो सकती है। ये वाला डोमिनियन स्टेटस था, ये नहीं चाहिए हमें। कोई विदेशी राजा नहीं चाहिए, हमें सरकार भी भारत की चाहिए और प्रेसिडेंट जो है, जो राजा है, वो भी भारत का चाहिए। यानी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दो लड़कों ने विरोध किया। आपको मालूम है वो दो लड़के कौन थे? एक था मोतीलाल नेहरू का, जो जिसने सबसे पहले जिस लड़के ने विरोध किया था वो था मोतीलाल नेहरू का अपना बेटा जवाहरलाल नेहरू। और जो दूसरा लड़का उसके पक्ष में खड़ा हुआ वो था सुभाष चंद्र बोस। आपने इन दोनों के नाम इतिहास में पढ़े होंगे। इन दोनों ने विरोध किया मोतीलाल नेहरू का, उस समय देश के सबसे बड़े वकील का। ये वो दौर था जब अपने परिवार से ऊपर देश को रखा जाता था। और जब इन दोनों लड़कों ने विरोध किया तो महात्मा गांधी बीच में आए। उन्होंने कहा ना तो लड़के गलत कह रहे हैं ना मोतीलाल नेहरू गलत कह रहे हैं, वैसे भी जो आने वाली पीढ़ी सोचती है वो ज़्यादा ठीक है। ऐसा करते हैं, एक बीच में तालमेल बिठाते हैं। अंग्रेज़ों को समय दिया गया 1 साल का कि अगर 1 साल में आपने नेहरू रिपोर्ट को एज इट इज़ लागू नहीं किया और डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो 1 साल बाद हमारा यानी कांग्रेस का एजेंडा होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। 1 साल में कहाँ ही अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस देना था। और अंततः जो हमारा कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव हुआ, देश की कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव हुआ वो बना कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। और वहाँ से आने वाले हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई। हमारी फॉरेन पॉलिसी एक सेकेंड दोस्तों, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा के लिए चेंज हो गई। और जिस लड़के ने इसे चेंज किया वो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया और अपने पिता का विरोध किया। अगर डोमिनियन स्टेटस उस दिन पास हो जाता तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलग होती। हो सकता है हम यूएसए के बहुत करीब होते, यूके के साथ होते, यूएसए के बहुत करीब होते और
शायद हम लोग थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते, हमारे यहाँ कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई होती, तरक्की थोड़ी सी ज़्यादा होती, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, हमें पता नहीं। नेगेटिविटीज़ हमें नहीं पता, हम तो पॉजिटिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें शायद रही होती। लेकिन उस टाइम पर एक विरोध जो आया, उसकी वजह से भारत जो है वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, जिस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई, और जिसका असर आने वाले सालों में हमें देखने को मिला। तो इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक क्या है, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इस फोटो के अंदर, इस फ्रंट पेज की फ़ोटो के अंदर आपको भारत के नेहरू नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आपको घाना के जो प्रेसिडेंट है कुरमा, वो नज़र आ रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट आपको नासिर नज़र आ रहे हैं। सुकर्नो जो है इंडोनेशिया के, वो नज़र आ रहे हैं। और यूगोस्लाविया के मिस्टर टीटो, ये नज़र आ रहे हैं। ये 5 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको चैलेंज करा, और इनका नेतृत्व भी जो व्यक्ति कर रहा था वो था नेहरू। नेहरू उस ज़माने के सबसे बड़े स्टेट्समैन, सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, शुमार होते थे। और नेहरू ने ही इन सबको तैयार किया कि आओ, हम लोगों को अपनी आज़ादी का एक असली मतलब निकालना है, और हम लोगों को अपनी अपनी कंट्रीज़ को आगे लेकर जाना है। तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा था? इंडिया जब आज़ाद हुआ तो दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी ख़त्म हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन का दौर चल रहा था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की सारी, लगभग सारी बड़ी बड़े शहर बर्बाद हो चुके थे। लंदन बर्बाद हो चुका था, बर्लिन बर्बाद हो चुका था, मॉस्को बर्बाद हो चुका था, और इन कंट्रीज़ में जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इन ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ में मार्शल प्लान लागू हुआ था। मार्शल प्लान किसका था? यूएस का था, अमेरिका का था। लगभग $13 बिलियन का खर्चा अमेरिका कर रहा था यूएस के शहर बसाने के लिए। हालांकि केवल उसकी जो नीयत थी वो केवल इनको बसाने की नहीं थी, उसकी नीयत ये भी थी कि इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश रहे, ये कंट्रीज़ यूएसएसआर के पीछे ना लगे, ये कंट्रीज़ मार्केट फ्रेंडली बने, और ये कंट्रीज़ जो हैं मेरा साथ दें और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें। बहुत सारा प्लान था यूएस का यूरोप को लेकर। और ये वो दौर भी था जब दुनिया में डीकोलोनाइजेशन चल रही थी। दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके, इनका दबदबा अफ्रीका और एशिया के अंदर ख़त्म हो रहा था। अफ्रीका और एशिया में इनका दबदबा लगातार कम हो रहा था। तो हमारे जैसे देश, भारत जैसे देशों को ट्विन चैलेंज का सामना करना था। एक था वेलफेयर और दूसरी थी डेमोक्रेसी मेंटेन करनी थी। किसी तरीके से भी जो पिछड़ी जनता है, जो 90% जनता बीपीएल वाली है, जो गरीब जनता है, उसका वेलफेयर करना है। और उससे भी मुश्किल काम ये है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है। हमारे भारत की एक और स्थिति थी, पार्टीशन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ अलग अलग डिवाइड हुए थे, और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हमारे देश को फेस करनी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी हमारे देश में थी, भुखमरी हमारे देश में थी, माल न्यूट्रिशन हमारे देश में था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, और एग्रीकल्चर लगातार गिरता चला जा रहा था, स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा था। लेकिन इंडिया ने तब भी गर्दन उठाकर इंडिपेंडेंट तरीके से दुनिया से डील करना शुरू किया। हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट नेशन की तरह दुनिया को डील करना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान गया यूएस के पास, और उसने यूएस के साथ हाथ मिलाया। उसने कहा जैसा यूएस कहेगा मैं वैसा करूँगा, मेरी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मैं यूएस के फेवर की पॉलिसी को अडॉप्ट करूँगा। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया स्टूड इंडिपेंडेंटली। उसने कहा ना यूएस ना यूएसएसआर, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है
अपने हिसाब से शुरू करेंगे। ये सोच थी नेहरू की, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया था और कहा था कि आप ज़्यादा अच्छे नेता साबित होंगे अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, आपसे देश की इंटरनल कलह नहीं संभलेगी। हमारे इस पर्टिकुलर बुक का ये चौथा चैप्टर है जिसमें फॉरेन पॉलिसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के चैप्टर्स में आप देखेंगे कि आपको सरदार पटेल की भूमिका ज़्यादा नज़र आएगी। अभी तक आपने पहले 3 चैप्टर्स पढ़े, पहले दोनों चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि पटेल की भूमिका ज़्यादा थी, बट इस चैप्टर के अंदर आपको नेहरू की भूमिका ज़्यादा नज़र आएगी। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम क्या था? रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। इतनी खराब और इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भारत को आज़ादी मिली थी, इस वजह से भारत को ये पता था कि बाकी देशों की सोवरेनिटी भी कितनी ज़रूरी है। इसलिए भारत ने सबकी सोवरेनिटी यानी सबकी इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। भारत ने सारे के सारे देशों की जो इंडिपेंडेंस है, जो सोवरेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया। भारत ने कहा कि ये जो अभी अभी आज़ाद हुए देश हैं ये पुअर हैं और वीक हैं, और पॉवर्टी और वीकनेस होने की वजह से ये कंट्रीज़ वल्नरेबल हैं, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। ये कंट्रीज़ क्या हैं? वल्नरेबल हैं, इन पे अटैक हो सकता है। ये अटैक क्यों हो सकता है? क्योंकि किसी दमदार ताकतवर नेता को या किसी देश को अपना दबदबा दिखाना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया में पीस होगी, शांति होगी, तो इससे हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में हम पीस एस्टैब्लिश करके चलें तो इससे ये जो देश अफ्रीका के और एशिया के देश आज़ाद हो रहे हैं, ये अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अफ्रीका एशिया के देशों को कहा कि आप पीस और डेवलपमेंट पर फोकस करें। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर क्या करना चाह रही थी? वो चाह रही थी कि यूएस और यूएसएसआर में से जो भी कोई कंट्री उनको सपोर्ट करेगा, उनकी आज़ादी में सपोर्ट करेगा, वो उसको सपोर्ट करेंगी। यूएस और यूएसएसआर ने पूरी दुनिया का डिवीज़न कर दिया, डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ बना यूएस का कैंप और दूसरी तरफ बना सोवियत यूनियन का कैंप, लेकिन एक तीसरा कैंप भी था, वो था इंडिया का। ये तीसरे कैंप के नेता कौन थे? नेहरू थे। नेहरू ने कहा ना तो इस कैंप के साथ जाना है और ना इस कैंप के साथ। इन दोनों कैंप के साथ खराब बात यह है कि ये दोनों जो हैं अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं और दुनिया को फिर से अशांति की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। दुनिया को फिर से किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? दुनिया को फिर से ये अशांत बनाना चाह रहे हैं, और इस वजह से हम इन दोनों कैंप्स की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आर्टिकल 51, ये जो आर्टिकल 51 है, ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मतलब पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये कहता है कि हमारे देश की जो सरकार है, स्टेट पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए उसको डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? डीपीएसपी, स्टेट शैल अंडरवन प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज, और ऐसी और भी बहुत सारी बातें। और अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है तो उसको आर्बिट्रेशन यानी प्यार मोहब्बत से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो यानी एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ है यूएसएसआर, और ये दोनों नए नए आज़ाद होने वाले देशों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हमारे नेहरू ने, हमारे नेता ने क्या कहा कि हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? नॉन अलाइनमेंट। ना तो हम इसके साथ जाएंगे और ना ही हम इसके साथ जाएंगे, हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगे। इन दोनों के साथ जाने का मतलब ये है कि दुनिया की अशांति में भागीदारी बढ़ाना। तो इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल जो थी वो वैसे भी इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थी। हम लोगों ने इंडोनेशिया, वियतनाम,
इन कंट्रीज़ की आज़ादी में भी हम लोगों ने अपना योगदान दिया। दुनिया के ऊपर आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने बहुत प्रेशर मेंटेन किया कि जो इम्पीरियलिस्टिक कंट्रीज़ है, कॉलोनलिज्म वाली कंट्रीज़ हैं, ये भाग जाएं, ये वो देशों को छोड़ दें। हम लोगों ने लिबरेशन मूवमेंट, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो लिबरेशन मूवमेंट है, उनकी आज़ादी है, केवल अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़े हम, खुद आज़ाद होने के बाद हम इन लोगों की, इन कंट्रीज़ की आज़ादी के लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। और क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हमारे नेहरू ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हमारे और नेता भी ये काम कर रहे थे, इसलिए हमारे नेहरू के, हमारी कंट्री के लीडर्स के जो रिलेशंस हैं वो आज़ादी से पहले भी बहुत अच्छे थे। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना। महात्मा गांधी तो खुद साउथ अफ्रीका के अंदर 20 साल लगा कर आए थे। महात्मा गांधी के बेसिस पर ही तो मंडेला ने आगे चलकर उस देश की कमांड को संभाला। तो गांधी का जो इन्फ्लुएंस है, नेहरू का जो इन्फ्लुएंस है, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया के ऊपर था। सुभाष चंद्र बोस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि दूसरी कंट्री में, जापान से उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेकर अपनी एक सेना बना ली, आईएनए बना ली। इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो उसका नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो यानी हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे कि हमारी पूरी दुनिया के साथ लिंकेजेस थे और ओवरसीज़ इंडियंस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो हमारे जो इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी है उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा। इसी को बोलते हैं हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो हम जिस दौर में आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उस दौर में और क्या चल रहा था? उस दौर में यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। उस टाइम पर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी हुआ था। 1947 जब हम आज़ाद हुए, उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस भी अपनी करवट ले रहा था, जाग रहा था, पैदा हो रहा था। लीग ऑफ नेशंस जो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ख़त्म हो चुका था और अब यूनाइटेड नेशंस जो था वो दुनिया में आ रहा था। तो ये भी एक बैकग्राउंड था इंडिया के आज़ादी के टाइम का। न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो खात्मा है वो एटॉमिक बॉम्ब से ही तो हुआ था। एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं जापान के 2 शहरों के ऊपर गिराए गए थे। तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, इसकी वजह से यूएस और यूएसएसआर के अंदर एक रेस छिड़ गई थी। किस चीज़ की रेस छिड़ी इनके बीच में? न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की। फिर कम्युनिस्ट चाइना जो है वो डेवलप हो रहा था। जहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार होगी, इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहाँ डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं होगा, वहाँ वन पार्टी सिस्टम होगा, वहाँ कैपिटलिज्म नहीं होगा, वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कम्युनिस्ट चाइना का राइज होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस वजह से भी भारत जो है वो थोड़ा सा कंसर्न था। और डीकोलोनाइजेशन यानी अफ्रीका ने और एशिया के देश तो तेज़ी से आज़ाद हो ही रहे थे। ये थी, इस वजह से हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो इसमें नेहरू का रोल कहाँ आता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही नेहरू का आता है, क्योंकि 1947 में जब वो हम आज़ाद हुए, उस समय से लेकर 1947 से लेकर 1951 तक हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट थी। आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, 1951 के अंदर पहले चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस होने के बाद 1952 के अंदर फर्स्ट गवर्नमेंट बनी। उसके भी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो नेहरू ही थे। तो यानी कि 1947 से लेकर नेहरू की डेथ 1964 में हुई, इस पूरे समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर यही थे। इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्टेट्समैन थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे, पूरी दुनिया के लोग इनको जानते थे गांधी की तरह, और पूरी दुनिया घूमे हुए थे। अमीर परिवार से आते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे, इनको दुनिया की समझ थी। इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, वो यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल यानी कि टॉप पोजीशन होल्ड कर रही थी 1954 के अंदर, 50s के अंदर। तो दबदबा चलता था नेहरू का पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वजह से नेहरू का जो रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे। इन्होंने कहा कि
कि हमें सबसे पहले तो अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है, फिर किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका नहीं देंगे कि वो हमारी आज़ादी को ख़त्म कर दे। इन्होंने कहा नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, यूनिटी को मेंटेन करना है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, और हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ना है, बहुत तेज़ी से तरक्की करनी है। इसीलिए इन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि हम ना तो यूएस के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे। कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे थे जैसे अंबेडकर और भारतीय जनसंघ, वो यूएस कैंप के साथ जाना चाहते थे। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। यूएस कैंप के साथ जाने के कुछ फ़ायदे थे। एक तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे, और डेमोक्रेसी जो है वो यूएस के कैंप के अंदर है। दूसरा कैंप किसका था? यूएसएसआर का। यूएसएसआर तो कम्युनिज्म में बिलीव करता था। कम्युनिज्म तो एंटी डेमोक्रेसी होता है। यहाँ पर तो डेमोक्रेसी की बात भी नहीं कर सकते आप। ये तो पूरे तरीके से वन पार्टी की तरफ डोमिनेट करता है, वन पार्टी रूल की तरफ इशारा करता है। तो यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरे तरीके से हमारे अगेंस्ट था, और इसीलिए अंबेडकर का कहना था कि अगर हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे या हम किसी यूएस के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी और के कैंप के साथ जाएंगे, तो हम अपनी डेमोक्रेसी को बहुत भारी धक्का पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम यूएस के कैंप के साथ जाएं। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था कि हम यूएस के साथ जाएं, यूएसएसआर के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन नेहरू ने कहा, नेहरू की सोच थी कि यूएस के साथ जाएंगे तो ये बात सच है कि हम पॉलिटिकली डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली क्या हम लोग सस्टेन कर सकते हैं? इकोनॉमिकली तो यूएस कहता है कि कैपिटलिज्म अडॉप्ट करो। अगर हमने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया तो हम वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर सकेंगे? हम अपने देश में 90% जनता जो गरीब है, जो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ नहीं है, हम उनको प्रमोट कैसे करेंगे? पाकिस्तान यूएस के साथ गया था, आज भी उसकी इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, आज भी आईएमएफ से लोन मांगता फिरता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नेहरू पहले ही सोच चुके थे। और दूसरी तरफ अगर हम यूएसएसआर की तरफ जाते हैं तो पॉलिटिकली तो हम कम्युनिस्ट नहीं है, डेमोक्रेसी है, लेकिन इकोनॉमिकली तो हम ठीक हैं। इकोनॉमिकली तो यूएसएसआर का मॉडल जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो यूएस के कैंप में अगर हम जाते हैं तो पॉलिटिकली हम ठीक हैं, लेकिन इकोनॉमिकली गड़बड़ है। यूएसएसआर के साथ हम जाते हैं तो हम लोग पॉलिटिकली गलत हैं लेकिन इकोनॉमिकली ठीक हैं। तो इसीलिए क्यों जाना किसी के साथ? हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकते? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग डिस्टेंस बना के रखेंगे दोनों कैंप्स के साथ। हम लोग दोनों कैंप्स के साथ जो है डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। और इस वजह से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पीस तो तभी आ सकती है जब हम कोल्ड वॉर की टेंशन्स को ख़त्म करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड पीस बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूनाइटेड नेशंस ने मांगी कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हमें दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए, पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अपने बंदे भेजो। तो हम लोगों ने अपने बंदे वहाँ भेजे। जबकि दूसरी तरफ कौन सी ग्रुप्स थे? यूएस का जो ग्रुप था उसने बनाया नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये हम लोग जो हमारी सेकंड बुक है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे नेटो और वॉर्सा के बारे में। आप ये समझ लीजिए कि यूएस कैंप का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेटो, और यूएसएसआर के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप का नाम था वॉर्सा। कभी भी नेटो और वॉर्सा के अंदर जंग छिड़ सकती है। हमने ना तो नेटो के अंदर बंदे दिए ना वॉर्सा के अंदर दिए। हमने किस में बंदे दिए, किस में आर्मी पर्सनल दिए? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में, कि कभी नेटो और वॉर्सा में लड़ाई हो जाए तो बीच बचाव के बंदे जो हैं वो हमारी तरफ से होने चाहिए। तो बैलेंसिंग करके हम लोग चल रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है नेहरू के लिए बैलेंस करना बहुत आसान था? नहीं, दुनिया इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। हमारे ऊपर, नेहरू के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता रहा कि नेहरू जो है कहते तो थे कि वो बैलेंस कर रहे हैं, पर वो बैलेंस करते नहीं थे। 1956 में 2 इंसिडेंट्स हुए। पहला ये था कि यूके ने, यानी ब्रिटेन ने अटैक कर दिया था 1956 के अंदर इजिप्ट पर, जब इजिप्ट ने सुएज़ कैनाल को टेक ओवर किया था। दुनिया की नज़र में ये जो अटैक था ये रॉन्ग था,
ये गलत था। इजिप्ट की सोवरेनिटी के ऊपर ये अटैक था। तो भारत ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। भारत ने कहा कि यूके ने गलत किया है। यूके का मतलब ये यूएस कैंप था, तो यूएस के कैंप ने ये गलत किया। भारत ने साफ तौर पर कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 1956 के अंदर ही यूएसएसआर ने हंगेरी पे अटैक किया, और वहाँ पर भी मुद्दा कोई इससे अलग नहीं था। एक सोवरेन कंट्री की सोवरेनिटी के ऊपर आपने अटैक किया है। लेकिन जब भारत से यूएसएसआर को कंडेम्ड करने को कहा गया, विरोध करने को कहा गया, तो भारत ने ये काम नहीं किया। यानी कि भारत ने यूएसएसआर का खुले तौर पर समर्थन किया, लेकिन यूएस कैंप का विरोध किया। तो कहने को तो बैलेंस कर रहे थे हम, लेकिन बैलेंस हम लोग शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा था कि हम यूएसएसआर के साथ हैं। हम लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग यूएसएसआर के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत का कहना था कि बाय एंड लार्ज इंडिया जो है वो पूरे तरीके से न्यूट्रल है। पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन किया। यूएस जो था वो चाहता था कि भारत भी उसे ज्वाइन करे, लेकिन भारत ने उसे ज्वाइन नहीं किया, और इस वजह से यूएस जो है वो बहुत नाराज़ था। इसका खामियाजा हमारे को 1948 में उठाना पड़ा, जब यूएस ने कश्मीर इशू के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया और हमारा साथ नहीं दिया। तो टेंशन जो है वो पहले दिन से यूएस और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यूएस को ये कभी पसंद नहीं आया कि भारत उसका साथ नहीं दे रहा है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन भारत मस्त मौला अपने तरीके से चल रहा था, नेहरू के साथ चल रहा था, वर्ल्ड ऑर्डर में पीस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। जबकि यूएस जो है पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा, अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। अगला जो आपकी अगली बुक आएगी ना, उसके अंदर हम यूएस की हेजेमनी के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप इस चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि हमने इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी, यूएस और यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट पॉलिसी को हमने क्यों अडॉप्ट किया, और हमारे को उससे क्या क्या फ़ायदा भी मिला। तो बात वापस करते हैं नेहरू की। नेहरू अफ्रीका और एशिया के जो कंट्रीज़ आज़ाद हो रहे थे, उनकी यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत थे, काम कर रहे थे, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे, और इनके नेता बने हुए थे। नेहरू ने ये प्लेज लिया कि हम एफ्रो एशियन यूनिटी को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने इंडिया और एफ्रो एशियन कंट्रीज़ के रिलेशंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने के अंदर बहुत काम किया। उन्होंने एशियन यूनिटी, एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलपिंग थी। उस टाइम तो चाइना भी बहुत डेवलपिंग कंट्री था, चाइना भी हमारे साथ था, हमारे पीछे लगा हुआ था, और उन्होंने कहा कि हम एशियन यूनिटी को डेवलप करेंगे। इंडिया ने मार्च 1947 में, देखो मार्च 1947, हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए हैं ऑफिशियली, लेकिन वैसे हम लोग आज़ाद हो चुके थे। पूरी दुनिया जानती थी कि भारत 1947-1948 में कभी भी आज़ाद हो सकता है। आज़ादी केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई है। जैसे होता है ना, आपका एग्ज़ाम के नंबर पता लग जाते हैं सब बच्चों को, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो है उसकी डेट लेट अनाउंस होती है। लेकिन आप सब बच्चों को सबके नंबर पता लग गए हैं कि हाँ आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, किस बच्चे के कितने आए हैं। वो चीज़ मार्च 1947 तक हो चुकी है, और लेकिन ऑफिशियल डेट अभी बाकी है। तो ऐसे में नेहरू ने ऑलरेडी लीडरशिप लेनी शुरू कर दी, और उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की दिल्ली के अंदर, और जिसके अंदर उन्होंने एशिया के तमाम कंट्रीज़ को बुलाया। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान भी आया, इस कॉन्फ्रेंस में चाइना भी आया, ये लोग भी शामिल थे, और थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे नेहरू के साथ खड़े हुए देखने के लिए कि नेहरू आखिर कर क्या रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर हमने इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस की भी बात करी। डच से, जो डच कंट्री थी, जो नेदरलैंड्स था, नेदरलैंड्स को भी हमने कहा कि आप इंडोनेशिया को भी छोड़ो। और कन्वीन्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1947 के बाद 1949 में फिर से
हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ पर हमने एफ्रो एशियन यूनिटी की बात करी और हम लोगों ने अपार्थीड को अपोज किया। जैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थीड को, रेसिज्म को अपोज किया, तो हमने इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी हमने अपार्थीड को अपोज किया। उसके बाद हमने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी और एफ्रो एशियन यूनिटी के अंदर बहुत काम किया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने अटेंड करी, जो ऑर्गेनाइज़ करी, जिसका नेतृत्व नेहरू ने किया, लीडरशिप के अंदर थे, वो थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये है बर्थ ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। इसके बारे में आप दूसरे वाली किताब में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बांडुंग शहर कहाँ का? इंडोनेशिया का जो शहर था बांडुंग, उसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। ये था इंडिया का जेनिथ का मतलब था टॉप, एपेक्स लेवल, सबसे ऊंचाई पर कौन बैठा हुआ था? भारत बैठा हुआ था। पूरी दुनिया के अफ्रीका और एशिया के तमाम कंट्रीज़ का लीडरशिप कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। 29 कंट्रीज़ यहाँ पर भी आए थे, 28 कंट्रीज़ यहाँ पर आए थे। ये जो मार्च के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वाली, ये मार्च 1947 में जो हुई थी, और 29 कंट्रीज़ यहाँ आए थे। यहाँ पर भी पाकिस्तान और चाइना दोनों शामिल हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नेतृत्व हमारे नेहरू जी का था और उनके साथ बाकी लोगों का नेतृत्व था। बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेहरू जो थे वो को फाउंडर थे, उनके साथ 4 लोग और थे जो फ्रंट पेज पर आपने फ़ोटो देखी। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो बेलग्रेड के अंदर हुई थी 1961 में। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइन मूवमेंट की कब हुई थी? 1961 में। और उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में उसका स्टार्ट हुआ था। तो ये थी कहानी हमारी एफ्रो एशियन यूनिटी की, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की, नॉन अलाइन मूवमेंट के स्टार्ट की, 2 कैंप्स के बनने की, और भारत की फॉरेन पॉलिसी की 1947 से लेकर लगभग 1964 तक। हालांकि इस पॉलिसी के अंदर 1962 के अंदर जो चाइना वॉर हुई थी उसके अंदर हमारी इज्जत को बहुत बड़ा झटका लगा था और 1962 के बाद हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा था। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इंडिया चाइना वॉर के बारे में, और क्या हुआ था इंडो चाइना वॉर में और कैसे कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमें चेंज करना पड़ा था, उसके बारे में डिस्कशन होगा। नेहरू की सबसे बड़ी गलती इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जहां हमने नेहरू की बहुत तारीफ़ करी, वहां समझ लीजिए कि 1962 की वॉर जो है वो नेहरू के लिए एक डेथ बेड साबित हुआ। नेहरू ने पूरी ज़िंदगी जो इज़्ज़त कमाई थी वो एक लड़ाई के अंदर ख़त्म हो गई और उसका ब्लेम ज़्यादातर नेहरू के ऊपर आता है। उसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आइए जो आज हमने पढ़ा उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में केवल आंसर को सिलेक्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को तरीका होता है सॉल्व करने का। मेरे तरीके के साथ आप आगे बढ़िएगा, जिस तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जब एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन विच इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट? किस संदर्भ में भारत को आज़ादी मिली? उस टाइम दुनिया में क्या चल रहा था? क्या एंड ऑफ कोल्ड वॉर चल रहा था? भाई कोल्ड वॉर का अंत तो 1991 में हुआ था जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नवंबर 1918 को ख़त्म हुई थी, तो ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिकंस्ट्रक्शन एंड डीकोलोनाइजेशन, हाँ ये कुछ जवाब हमारे को सही सा लग रहा है। उस ज़माने में रिकंस्ट्रक्शन और डीकोलोनाइजेशन तो चल रही थी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन? नहीं, ग्रेट डिप्रेशन तो 1929 से लेकर 1936 तक रहा था। 36 में कीन्स की बुक आई थी, उसके बाद ये डिप्रेशन ख़त्म हुआ था। तो मेरे हिसाब से ना तो ये A हो सकता है, ना ये B हो सकता है, ना ये C हो सकता है। मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन बचता है, वो है
ना तो ये ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, ये एक ही ऑप्शन बचता है सी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है ये तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स का तो कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का फंडामेंटल राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ को डिनोट करता है, राइट टू लाइफ, तो मैं नहीं समझता कि ये सही ऑप्शन है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। आर्टिकल 51 हो सकता है, ये डीपीएसपी का पार्ट है, ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डीपीएसपी में ही हो सकती हैं, आर्टिकल 36 टू 51, तो शायद ये हमारा सही जवाब हो सकता है। आर्टिकल 370 और 356 ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, 356 जो है ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग है, और 370 जो है ये कश्मीर के रिगार्डिंग था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। तो यानी कि आर्टिकल 356 और 370 दोनों सही जवाब नहीं हो सकते, इसका आंसर बी ही होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 51। तीसरा क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय, किस चीज़ से पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन्फ्लुएंस होती है, तो इंडियाज़ कॉलोनियल एक्सपीरियंस एंड एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल। हाँ जी, ये बात तो सही लगती है कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट इससे प्रभावित था। डिज़ायर टू ज्वाइन यूएस मिलिट्री ब्लॉक, नहीं ये तो भारत नहीं करना चाहता था। प्रेशर फ्रॉम यूएसएसआर, यूएसएसआर प्रेशर, हमें कोई प्रेशर क्यों दिखाएगा, हमने ना तो यूएसएसआर को ज्वाइन करा ना हमने यूएस को ज्वाइन करा, तो हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रेशर, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें बताती है, हाँ ये सही बात हो सकती है, लेकिन डीपीएसपी तो बाद की बात है, हमारी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट तो उससे बड़ी चीज़ है, तो यानी कि ये सही तो है लेकिन ये तो सेकेंडरी है। अगर ए और बी में डी में से सिलेक्ट करना हो तो प्राइमरी कौन है, प्राइमरी है ये, तो यानी हमारा सही जवाब ये होगा। अगर हम ए और डी को कंपेयर करते हैं तो डीपीएसपी महज हमें बताता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हमारे को ए में से ही देखने को मिलता है, ए की वजह से हमने डीपीएसपी में चेंज किया, ठीक है, तो इसलिए हमारा सही जवाब ए होगा। अगला क्वेश्चन, विच ग्लोबल सिचुएशन मेड बैलेंसिंग बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर डिफिकल्ट फॉर इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, नहीं ऐसा तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन तो 1992-93 के अंदर उसके बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, उससे पहले तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। 1956 का क्राइसिस, हाँ ये हो सकता है, भारत यूएस और यूएसएसआर में फंस गया था, भारत ने यूएस कैंप का समर्थन नहीं किया था जबकि यूएसएसआर को समर्थन दिया था, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एंड ऑफ अपार्थीड, नहीं ये तो कोई सही जवाब नहीं है कि किसने हमारे को, अपार्थीड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये भी सही जवाब नहीं है, इससे भी हमें कुछ नहीं पता लगता, तो हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए, बी। पांचवा क्वेश्चन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस, नहीं, यूनाइटेड नेशंस तो इससे बहुत पहले बन गया था। मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडिया चाइना वॉर, ये भी गलत है, इंडिया चाइना वॉर तो 62 में हुआ था, और वो तो उसकी तो जो भूमिका बननी शुरू हुई थी वो 1959 में हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस तो उससे बहुत पहले हो गई थी, तो ये भी गलत है। बिकेम द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये सही जवाब हो सकता है। एंडेड कोरियन वॉर, नहीं ये भी गलत है, कोरियन वॉर के ख़त्म होने का कारण और समय सीमा कुछ और थी, वो इससे पहले की बात है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है असर्शन और रीजनिंग वाला। असर्शन रीजनिंग वाला आपको पता है, अगर ए आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की तो ए मार्क होगा, दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर बी मार्क होगा, अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी होगा, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी मार्क होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंस के बाद, तो इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब हमारा जो डी है ये कट जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है रीज़न,
रीज़न पढ़ते हैं। इंडिया वांटेड टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी एंड अवॉइड बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एनी सुपर ब्लॉक। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं। तो क्योंकि ये भी ट्रू है तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब हमें देखना है ए और बी में से कौन सा सही है। ए और बी में से देखने के लिए हम ऐसा बोलेंगे, इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज इंडिया वांटेड टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी एंड अवॉइड बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एनी सुपर ब्लॉक। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब हमने दोनों के बीच में बिकॉज लगाया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा लाइन, हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, इसलिए जवाब जो है वो ए होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन का। असर्शन है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम्फेसाइज्ड रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस। यस, दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब हमारा डी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। अब हमें सर्च करना है ए, बी और सी में से। इंडिया वांटेड टू एक्सपैंड इट्स टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर द नेबरिंग रीजन्स, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है तो हमारा ए और बी दोनों गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आर ट्रू माना गया है। तो ये भी, तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ही हमारे पास बचता है, तो हम सी इसमें मार्क करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया होगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज का जो वीडियो है वो नॉर्मल कैमरा के ऊपर शूट नहीं हो पाया, इसलिए इस तरीके से मैंने इस वीडियो को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।